नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा देश और प्रदेश जय जवान और जय किसान जैसे कालजयी नारों को देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। और आज जब देश लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है, तो ऐसे में कायस्थ गौरव लाल बहादुर शास्त्री की बात हो और कायस्थों की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं दिखता है। क्योंकि जाने अनजाने अगर उत्तर प्रदेश में किसी कायस्थ राजनेता की बात होती है तो सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री की बात होती है। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री कायस्थों के ऐसे नेता थे, ऐसे गौरवशाली नेता थे, जिन्हें ईमानदारी का प्रतीक, उच्च शासन का प्रतीक, सुशासन का प्रतीक और तमाम सारे कालजयी नारों को देने वाले राजनेता के रूप में आज भी लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जाता है। आज हालांकि कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जिसे आज भी बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि कायस्थ कलम और बुद्धिमत्ता का स्वामी है। यानी अगर कहीं लिखने पढ़ने की बात होती है और या तो फिर कहीं पर बुद्धिमत्ता की बात हो, तो कायस्थों को ही उदाहरण दिया जाता है। कायस्थ ऐसा वर्ग है, कायस्थ ऐसा समाज है जो जिस वर्ग में है वह शिखर पर है। चाहे आप फिल्मों की बात करें, चाहे साहित्य की बात करें, चाहे पत्रकारिता की बात करें, चाहे सियासत की बात करें, किसी भी वर्ग की बात करेंगे। अगर आप फिल्मों की बात में जाते हैं तो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को आज पूरा देश ही नहीं, पूरी देश दुनिया जानती है। इसी तरह से आप साहित्य की बात करें तो प्रेमचंद सरीखे साहित्यकारों को, और कवियों की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन, ऐसे क्रिकेट में जाएंगे तो रवि शास्त्री, ऐसे ही आप किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो हर वर्ग में आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्हें कहा जाता है, वह भी बंगाली कायस्थ थे। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो कायस्थों के सिरमौर हैं और जहाँ पर भी हैं अपने वर्ग में, अपनी जमात में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में शिखर पर हैं। एक वो भी वक्त था जब 60 से ज़्यादा फीसद कायस्थ जो है आईएएस और आईपीएस में सेलेक्ट होता था। यानी कि कायस्थ वर्ग वो था जो जहाँ भी रहा वह शिखर पर रहा। लेकिन आज जब हम कायस्थों की बात कर रहे हैं तो कायस्थ बहुत पीछे चला गया है। आज उत्तर प्रदेश की बात करें या केंद्र की राजनीति की बात करें, जब मोदी मंत्रिमंडल में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब भी कायस्थ बहुत सारे थे जिन्हें कायस्थ नेताओं के रूप में पूरे देश में जाना जाता था। जैसे यशवंत सिन्हा, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, जैसे जो है आरके सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, ऐसे तमाम सारे लोग थे जो मोदी जी सरकार में थे और संसद में थे। लेकिन धीरे धीरे वो सब किनारे जाते गए और आज यशवंत सिन्हा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता माना जाता था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सियासत से त्रस्त आकर के आम आदमी पार्टी की सियासत को करना पसंद किया। इसी तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पार्टी में किनारा कस लिया और अब वो दूसरी पार्टी में चले गए। इसी तरह से आप जो है देख लीजिए, दूसरे नेताओं को, आरके सिन्हा को भी किनारे कर दिया गया। और तो और जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनके नीतियों का पूरा देश लोहा मानता था, जब मोदी कैबिनेट 2 का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया तो रविशंकर प्रसाद को भी किनारे कर दिया गया और उन्हें भी मंत्रिमंडल से छुट्टी दे दी गई। जिसके चलते कहा जाता है कि आज की तारीख में केंद्र में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कायस्थ समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। यानी कि राज्यसभा में अगर आप जाएंगे, आप संसद विधानसभा, आप मंत्रिमंडल में देखेंगे तो किसी भी कायस्थ को स्थान नहीं मिल सका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में कायस्थों की बात करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में आप देखेंगे तो पाएंगे कि इकलौते कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं। संयोग ये भी है कि आज जब देश लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहा है तो सिद्धार्थ नाथ सिंह भी उन्हीं के परिवार से हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह उनके नाती हैं जिन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि वो जब कायस्थों की बात आती है तो वो कहते हैं कि मैं कायस्थों की वजह से मंत्री नहीं बना हूँ। वो कायस्थ ऐसे हैं जो सिर्फ इलाहाबाद के समाज तक ही सीमित हैं, बाकी अन्य देशों में उन्हें कायस्थ नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, या फिर यूँ कहें कि उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई है। इसी तरह से कायस्थों की बात करें तो कायस्थ संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। किसी भी जगह पर कायस्थों को तरजीह नहीं मिली है। आपको याद होगा, पिछले 1 साल का दौर याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नई कार्यकारिणी का ऐलान किया तो 40 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक भी कायस्थ को सदस्य नहीं बनाया गया, एक भी कायस्थ को जगह नहीं दी गई। जब
तब भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ में रातों रात पोस्टर लगाए गए थे और कहा गया था कि कायस्थों अब जागो, अगर अब भी नहीं जागोगे तो सो जाओ, हमेशा के लिए सो जाओ। इस तरह के जब कई सारे नारे के लगे पोस्टर लगाए गए, तब भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, हम हर वर्ग को लेकर चलते हैं, कायस्थों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन किसी भी कायस्थ को आगे नहीं दिया गया है। आज भी कार्यकारिणी में किसी भी कायस्थ को जगह नहीं मिल पाई है। इकलौते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव हैं, जो पहले प्रवक्ता पार्टी के मीडिया प्रभारी थे, लेकिन अब वह सिर्फ प्रवक्ता पद से संतुष्ट किए गए हैं। इसी तरह से संगठन में न जगह मिली है, ना मंत्रिमंडल में जगह मिली हुई है, ना ही संगठन में जगह मिली है। पदाधिकारियों की बात करें तो वहाँ भी कायस्थों को तरजीह नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार कायस्थों को पीछे करने की सियासत चली जा रही है। ये बात दूसरी है कि जब चुनाव करीब आया तो कायस्थों को समझाने के लिए योगी सरकार ने दो बड़े कदम उठाए और उन्होंने पिछले दिनों राजेंद्र प्रसाद के नाम पर एक कॉलेज का शिलान्यास करते हुए कायस्थ समाज को याद किया और कहा कि कायस्थ समाज बेहद संभ्रांत वर्ग है, बेहद पढ़ा लिखा वर्ग है। ऐसा करके उन्होंने कायस्थों को साधने की जरूर कोशिश की है। इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल में पिछले दिनों भी किसी तरह से कायस्थों को आगे बढ़ाने की बात नहीं की जा रही, सिर्फ इसी तरह से संतुष्ट करने की बात की जा रही कि कायस्थ समाज को आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि आपको बता दें कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कायस्थों की संख्या करीब आप देखेंगे तो पाएंगे 4 से 5% है, यानी उत्तर प्रदेश में कायस्थों की संख्या 5% है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अकेले लखनऊ में 11 लाख कायस्थ है। अगर आप जिलों वार की बात करेंगे तो 32 जिले आपको ऐसे मिलेंगे, 32 जनपद आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर कायस्थों की संख्या बहुत है। आप पूर्वांचल में चले जाइए, जौनपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, हरदोई, सीतापुर, बरेली, गोरखपुर, ऐसे तमाम सारे ज़िले हैं। 32 ज़िले ऐसे हैं जहां पर कायस्थ निर्णायक संख्या में है, यानी कि वो इस संख्या में है कि वो किसी प्रत्याशी को जिता सकता है या वो हरा सकता है। उसके बावजूद लखनऊ में आप आएंगे तो लखनऊ में 11 लाख वोटर है। लखनऊ में अभी तक किसी भी ने भी कायस्थों की सियासत को बढ़ाने की बात नहीं की, ना ही उत्तर प्रदेश की उन कायस्थ बाहुल्य सीटों पर कायस्थ प्रत्याशी उतारने की किसी पार्टी ने कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी लगातार कायस्थों को पीछे करने की साजिश रच रही है। ये कहा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि कायस्थ उनका पिछलग्गू है, कायस्थ उसके साथ जाएगा ही जाएगा। कायस्थों को तरजीह मिले ना मिले, कायस्थों को जो है कुछ दिया जाए या ना दिया जाए, कायस्थों को मंत्रिमंडल में जगह मिले या ना मिले, उसे धीरे धीरे करके पीछे करता जा रहा है। अगर आप बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा वर्ग है जहां पर ब्यूरोक्रेसी में लगातार कायस्थों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि ब्यूरोक्रेसी में आप जाएंगे तो किसी भी अहम पद पर आप कायस्थों को नहीं पाएंगे। अपर प्रमुख सचिव की बात करें तो तमाम सारे विभाग हैं जिसमें आपको गिने चुने शायद 2-4 पद ही मिल पाएंगे जो है कायस्थ के पास हैं, लेकिन किसी अहम पद पर नहीं उन्हें जगह दी गई है। अगर आप सभी जिलों के डीएम और एसएसपी के पदों पर देखेंगे तो करीब 15 लोग ऐसे ही हैं जो डीएम और एसएसपी के पद पर हैं पूरे प्रदेश में। 75 जनपदों की बात करें तो जहां पर इनको जगह मिल पाई है। ब्यूरोक्रेसी में लगातार इनको पीछे किया जा रहा है। तो क्या कायस्थ इतना संभ्रांत नहीं रह गया है, कायस्थ इतना दिमागदार नहीं रह गया है कि उसे सही और अहम पदों पर जगह दी जा सके? कायस्थों को प्रमुख स्थानों पर नहीं बिठाया गया है, लगातार पीछे करने की साजिश रची जा रही है, जबकि कायस्थों की संख्या बहुत है। आपको बता दें पिछले दिनों जब पिछला विधानसभा चुनाव को दौर याद करिए तो लखनऊ की सभी सीटों पर चूंकि कायस्थों की संख्या बहुत है तो बसपा ने ऐसे लोगों को उतारा था, कायस्थ प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन सभी की जमानतें जब्त हो गई। कायस्थ वर्ग ऐसा है जो सिर्फ एक पार्टी के साथ बन जाता है या किसी भी पार्टी के साथ बजा जाता है। पिछले आप अगर 89 के पहले का वक्त याद करिए तो कायस्थ समाज कांग्रेस के साथ जुड़ा रहता था, उसके बाद कांग्रेस के साथ अगर उसका टूटा तो उसके बाद से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कायस्थ ऐसा है जो अपने वर्ग की बात करने के लिए धरना नहीं करता है, प्रदर्शन नहीं करता है, ब्राह्मणों की तरह, क्षत्रियों की तरह और अन्य वर्गों की तरह आंदोलन नहीं करता है, प्रदर्शन नहीं करता है, अपनी मांगे नहीं रखता है। लेकिन कायस्थ समाज क्योंकि वो जानता है कि उसे बुद्धिमत्ता का प्रतीक है तो उसे मालूम है कि उसको अपनी जगह मिलेगी। पिछले दिनों योगी मंत्रिमंडल ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि 2 फैसले दिए और एक जो है राजेंद्र प्रसाद के नाम पर एक कॉलेज का शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया। दूसरा
कायस्थ को ओबीसी में शामिल करने की बात कही गई, लेकिन कायस्थ समाज ने इसका बहुत मजबूती से विरोध किया और कहा कि कायस्थ समाज चूंकि हमेशा से खुद आरक्षण का विरोधी रहा है, तो ऐसे में वो ओबीसी में शामिल होकर के आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहता है। इसके बाद ओबीसी में शामिल करने की बात भी पीछे रख दी गई, यानी कि एक संतुलन साधने की कोशिश की गई थी 2022 के चुनाव में। लेकिन इस बार जब 2022 का चुनाव करीब आ रहा है, तब कायस्थों ने इस बार मन बना लिया है, कायस्थों ने इस बार ठान लिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, यानी कि हमारी संख्या बल के हिसाब से हमें जिम्मेदारी दी जाए, हमें प्रमुख पद मिले, हमारा भी संगठन में हो, हमारा भी संगठन में, सियासत में, विधानसभा में, संसद में, हर जगह पर दी जाए। लेकिन इसके लिए कायस्थ समाज को राजनीतिक दलों के अलावा, सियासी दलों के अलावा कायस्थ समाज को जागना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो मन बना लिया है कि कायस्थों के लिए उन्हें कुछ करना नहीं है। कायस्थ समाज के लिए कोई प्रत्याशी भी नहीं उतारे जा रहे हैं। जिस तरह से चीज़ें हैं, पिछले विधानसभा की आप स्थिति देखेंगे तो यही तस्वीर साफ होगी। आम आदमी पार्टी ने जरूर अपने प्रत्याशियों की सूची में काफ़ी संख्या में कायस्थों को उतारा है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने भी कायस्थों को उतारा। पिछली बार भी लखनऊ जैसी संसद की अहम पद पर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी को यही सोच करके उतारा गया था कि कायस्थों का वोट उन्हें मिल जाएगा। लेकिन कायस्थ एक ऐसा वर्ग है जो मैंने आपको बताया कि एक पार्टी के साथ बंधा है, वो प्रत्याशियों के साथ नहीं जाता है। इसी वजह से उसे इस समाज को लगातार पीछे जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब कायस्थ प्रत्याशी उतारे जाते हैं तो कायस्थ अपने प्रत्याशियों को वोट नहीं करता है, जिसके चलते सियासी दल ये मान लेते हैं कि ये समाज संगठित नहीं है, ये समाज एकजुट नहीं है। इसी के चलते कायस्थ प्रत्याशी नहीं उतारे जाते हैं, और जब कायस्थ प्रत्याशी नहीं उतारे जाएंगे तो वो विधानसभा में अपनी बात नहीं रखेंगे, सदन में अपनी बात नहीं रखेंगे, पंचायत में अपनी बात नहीं रखेंगे। और जब हमारी बात सदन, विधानसभा और पंचायत में नहीं होगी, तब हमारा लगातार पीछे जाना तय है। इसलिए इस बार तमाम सारे कायस्थ संगठनों से हमारी बात हो रही है। हम लोगों ने कायस्थ संगठनों से बात की और आखिर इस नब्ज को पकड़ने की कोशिश की थी, आखिर क्यों कायस्थ समाज एकजुट नहीं होता है। कायस्थ समाज तो उन लोगों का ये मानना है कि इस बार कायस्थ समाज संगठित हो रहा है, एकजुट हो रहा है, और उसने मन बना लिया है कि 2022 के चुनाव में जहाँ जहाँ भी कायस्थ प्रत्याशी खड़े होंगे उनको जिताने की कोशिश की जाएगी, कायस्थ संगठन को मजबूत किया जाएगा, और जहाँ भी जो भी पार्टी कायस्थ प्रत्याशियों को उतारेगी उसका ये लोग बढ़ चढ़ करके बात करेंगे। यानी अब कायस्थ एकजुट होने लगा है, वह भी अन्य दलों की तरह अन्य दलों की सीख लेते हुए आगे बढ़ रहा है, और ये मान रहा है कि जो है धीरे धीरे जैसे जैसे स्थितियां बदलेंगी, वह जो है कायस्थ समाज इसे आगे बढ़ाएगा। और कायस्थ समाज को मजबूत करने के लिए अब संगठन को मजबूत होना पड़ेगा, जो कायस्थ संगठन है उन्हें मजबूत होना पड़ेगा, जो कायस्थ समाज है उसे मजबूत होना पड़ेगा। तभी सियासी दल उसकी कीमत समझेंगे, तभी सियासी दल उसकी हैसियत समझेंगे, और ये पाएंगे कि कायस्थ समाज आगे तभी बढ़ सकता है। अब देखना यह है कि 2022 के चुनाव में कायस्थ समाज किस तरह आगे बढ़ता है, उसे संख्या बल के लिहाज से उसे उसकी अहम जिम्मेदारी दी जाती है कि नहीं दी जाती, उसे कौन सी पार्टी कायस्थ प्रत्याशियों को उतारने में ज़्यादा लोगों को टिकट देती है, यह सब 2022 के चुनाव में तय होगा। लेकिन अब जब 2022 का चुनाव बेहद करीब है और अब ये माना जा रहा है कि फरवरी में चुनाव होंगे, तो ऐसी संख्या में कायस्थों की निगाह लगी हुई है कि कौन सी पार्टी उन्हें तरजीह देने जा रही है, कौन सी पार्टी उन्हें सदन में भेजने जा रही है, कौन सी पार्टी उन्हें राज्यसभा में भेजने जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी ये तय नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्तारूढ़ है आज उसकी बात ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि वो सदन में सरकार में है, और उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। केंद्र से लगातार सारे कायस्थ मंत्रियों को हटा दिया गया है। आज की डेट में राज्यसभा में कोई भी कायस्थ नहीं है। आज की डेट में आप देखेंगे तो पाएंगे कि केंद्र सरकार में कोई मंत्री कायस्थ नहीं है। यानी कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मंत्री, एक प्रवक्ता को छोड़ के किसी भी अहम पद पर कायस्थों को जगह नहीं मिल पाई है। अब कायस्थों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि 2022 करीब है। हम भी अन्य दलों की तरह, हम भी अन्य जो है समाज की तरह अगर अपनी बात नहीं रखेंगे, अपनी बातों को लेकर मुखर नहीं होंगे, तो कायस्थ समाज को भी तरजीह नहीं मिलेगी। फैसला आपके हाथों में है कि आप अपने संगठन को, अपने समाज को कितना मजबूत करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव बेहद ज़रूरी, अहम, बेहद पास में है, और ऐसे में अब आपका निर्णय लेना ज़रूरी हो गया है। धन्यवाद, शुक्रिया।